हम लोगों ने एंड किया था, यानी यहीं पर हम लोगों ने कल लास्ट स्लाइड जो थी वो हमारी यहां पर थी। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आज की क्लास में जिन्हें हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां पर आपके एग्जाम में आएगा कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने वाली विधियां कौन कौन सी होती हैं। अब ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा इन्होंने? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने वाली विधियां कौन कौन सी हैं। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, अधिगम को प्रभावशाली बनाने वाली विधियां कौन कौन सी हैं। तो आप सभी को पता है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने की विधियों में करके सीखना, यानी कि करके सीखना का मतलब होता है कि बच्चों को कोई काम दे दिया जाए, कोई समस्या दे दिया जाए और बच्चों से कहा जाए कि जाइए आप लोग खुद इन समस्या का समाधान कीजिए। तो जब बच्चे खुद करके किसी समस्या का समाधान करेंगे तो वो बच्चे अच्छा सीखेंगे। तो करके सीखना का मतलब होता है कि बच्चा जब खुद करके कोई चीज सीखेगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। दूसरा होता है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको अनुकरण द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। जैसे टीचर ये कह सकते हैं ना कि देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूं, मैंने बच्चे से कहा देखो बेटा जैसे मैं ये छोटा आ बना रहा हूं ना, सेम ऐसे ही तुम भी बनाओ। तो हम कहेंगे बच्चा पहले ऐसे बनाओ, फिर आप इसमें एक डंडी यहां से ले जाओ, फिर एक डंडी यहां से लाओ, फिर इधर लाओ। तो बच्चा क्या करेगा, आपकी चीजों को और आप जो कर रहे हैं उनको वो ध्यान में रखेगा और जैसा आप कर रहे हैं उनको अनुकरण करके वो क्या करेगा, सीखेगा। और तीसरा हमारा होता है सूझ से सीखना, ठीक है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो खेल विधि, ठीक है। किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? खेल विधि का भी हम लोग यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो है प्रभावशाली विधियां हैं जिनका प्रयोग करके आप बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आएगा कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने वाली विधियां कौन कौन सी हैं। तो करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, सूझ से सीखना और खेल विधि, ये 4 विधि आप लिख देना, पूरा 1 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और अगर यही प्रश्न मान लीजिए आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, कितने नंबर का? 2 नंबर का। जैसे 1 नंबर में आएगा तब तो आप इतना ही लिख देना, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर यही प्रश्न 2 नंबर में आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि इन्हीं 4 पॉइंट को आप हेडिंग डाल देना और इन्हीं हेडिंग में 2-2, 3-3 पॉइंट आप लिख देना, बस आपका 2 नंबर वाला भी क्लियर हो जाएगा। हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, और जो मेरा अगला स्लाइड है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा ईयर बचा ही नहीं जिसमें ये सवाल पूछा ना गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीधा इनके क्वेश्चन थे कि थार्नडाइक ने सीखने के कौन कौन से नियम दिए। अच्छा, अगर कहा जाए कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, एक बार जरा आंसर बताना। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? चलिए जल्दी बताइए, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, मैं कमेंट लेता हूं आप लोगों के कि थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग था वो किस जानवर पर किया था। जी भाई, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर दें कि इन्होंने, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्ली, बिल्कुल। तो थार्नडाइक ने जो प्रयोग अपना किया था ये किस पर किया था? इन्होंने बिल्ली पर किया था। एक भूखी बिल्ली थी, उसे इन्होंने एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और सामने इन्होंने क्या किया था? खाना रख दिया था। क्या कर दिया था? खाना रख दिया था। और जो बिल्ली थी वो बार बार क्या कर रही थी? पिंजड़े में खाने के लिए कूद रही थी। और जब वो बहुत बार कूदी तो उसका जो पंजा था वो गलती से एक खटका उसमें लगा हुआ था, या हम कह सकते हैं एक लीवर लगा हुआ था, वो लीवर उसमें दब जाता है और वो फाटक खुल जाता है। तो सीधा आपको बस इतना याद रखना है कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था, एक भूखी बिल्ली पर किया था। और थार्नडाइक साहब ने टोटल 8 नियम दिए थे और उन 8 नियम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जान हम कह सकते हैं, मुख्य नियम, ये एग्जाम में इतना बार आपके एग्जाम में आया है, या तो बहुविकल्पीय में पूछ लेगा या तो अतिलघु उत्तरीय में पूछ लेगा। एक प्रश्न सीधा सीधा आएगा कि थार्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो थार्नडाइक के मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि थार्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए, अगर कभी भी कहा जाए कि बताओ थार्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए, तो इन्होंने 8 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। कितने नियम? 5 इन्होंने गौड़ नियम दिए थे। तो 3 तो इनके मुख्य नियम थे जो सभी बच्चों को पता होगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और 5 इन्होंने गौड़ नियम दिए थे। हालांकि गौड़ नियम बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन 2 बार आ चुका है। 2016 से लेकर के 2024 तक कम से कम 2 बार पूछा गया है कि थार्नडाइक के 5 गौड़ नियम कौन कौन से थे। हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यह लगभग हर एक साल पूछा गया है कि थार्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए। तो कितने मुख्य नियम दिए? तो 3। और कितने गौड़ नियम दिए? तो 5। 3 मुख्य नियम कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और 5 गौड़ नियम कौन से थे? इधर देख लो। थार्नडाइक के बच्चा जो 5 गौड़ नियम थे उसमें कौन कौन सा नियम है? अच्छा, इनको याद कर लेना। ये जो प्रश्न है ना, ये आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जब आप जाओगे यूपी टेट की तैयारी करने, जब आप सीटेट की तैयारी करने जाओगे, जब आप सुपर टेट की तैयारी करने जाओगे, तो ये गौड़ नियम का क्रम पूछा जाता है। याद रखना इस चीज को, इनका क्रम भी पूछा जाता है। आगे भाई समझ में सुनना। तो गौड़ नियम कौन कौन से हो गए? अभिवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीयकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 के 5 आप याद करना। तो एक बार सभी मुझे बच्चे बता दीजिए मुख्य नियम कितने हैं?
3 और गौड़ नियम कितने हैं 5 और टोटल नियम कितने हैं 8। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम में कौन कौन से हैं? अभिवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीयकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। क्या ये पांचों याद कर लोगे? हमने इसे ऑलरेडी ऐप पे पढ़ा रखा है, तो ऐप वाले बच्चों ने इन्हें याद कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं याद किया है स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे जी। मोहम्मद साहिद में डाल दूंगा, एसएसटी की पीडीएफ अगर मैंने नहीं डाला होगा तो पड़ जाएगी। जो बाल विकास की कल क्लास चली थी उसकी पीडीएफ मैंने ऐप पे डाल रखी है, ये वाली भी क्लास खत्म होने के बाद पड़ जाएगी। बताइए ये कर ले जाओगे? अगर आपके एग्जाम में आए कि थार्नडाइक के सीखने के कौन कौन से नियम दिए, तो क्या आप कर ले जाओगे भाई? अरे एक बार तो लिख दो ना महाराज, ओ महाराज लिख दो भाई एक बार जी। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इस प्रश्न को हम जानते हो क्या लिखेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यहां से एक प्रश्न पक्का है, एक प्रश्न पक्का, और एक प्रश्न अगर आप यूपी टेट का पेपर दोगे तो वहां भी इसमें से एक बिल्कुल पक्का है और डीएलएड में भी पक्का है। सर जी मुझे बताएं ये सुपर चैट क्या बेटा? ये सुपर चैट क्या होता है ना कि इससे होता है कि अगर आप यहां पे एक सुपर चैट का ऑप्शन होगा तो उस पर आप कुछ पैसे दोगे, 20 रुपए 40 रुपए, तो आपका चैट थोड़ी देर के लिए ऊपर हाईलाइट दिखेगा कि हाँ भैया इन लोगों ने दिया। चलिए, तो सीखने के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। आपसे कहा जाएगा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो ये हो जाएगा पावलाव। क्या हो जाएगा? पावलाव। इसको सही कर लेना, ये हो जाएगा आपका पावलाव, पावलाव हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। आपसे कहा जाएगा सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो पियाजे ने। एक बार मुझे बता दो कितने ऐसे बच्चे जिनको ये 5 के 5 पहले से याद है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे प्यारे छात्रों को ये पहले से ही याद होगा। एक बार मुझे आप सभी लोग बता दें कितने ऐसे प्यारे प्यारे छात्र हैं जिनको ये पहले से याद हैं, और जिनको नहीं याद है वो यहां पर आप देख लीजिए भाई जी। एक बार जल्दी बताइए। देखो भाई सुपर चैट किया है बियर्ड मॉन्स्टर ने, 40 रुपीज, थैंक यू सो मच। यही चीज होता है। चलिए, यही सुपर चैट है जो आपने अभी अभी देखा है। थोड़ी देर के लिए सुपर चैट ऐसे ही क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, आपने देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी को मुझे उम्मीद है कि ये पहले से पता रहा होगा, और आपने यहां पर देखा होगा प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलाव ने दिया। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इतना समझ में आ गया भाई मेरे जी? आप बताइए सभी को यहां तक समझ में आ गया भाई मेरे? चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, और ये जो प्रश्न है भाई मेरे, ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब आया है एग्जाम में। इस प्रश्न को भी चाहे जैसे हो जाएगा, इनको आप पढ़ लेना। कौन सा है? जीन पियाजे का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम में यहां से यह पूछा जाएगा कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया। सबसे पहला ही प्रश्न आएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसे अपने खोपड़िया में एकदम से उतार लेना। ठीक है भाई, देखो कोई बच्चा बात ना करे ना भाई मेरे, कोई बच्चा बात ना करे, आराम से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से आप लोग पढ़ाई करिए। सुनिए, ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे, अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी आ जाए कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। यूपी टेट वट की तो ये प्रश्न जान है एकदम से। सीधा पूछा जाएगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, और आपके ऑप्शंस में थार्नडाइक दे देगा, पावलाव दे देगा, पियाजे दे देगा, कोहलर दे देगा, तो आप सीधा सीधा आंसर क्या मारोगे? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और अब जो यहां पर मैं इतनी चीज कराने जा रहा हूं, यह आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इस स्लाइड से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित आना है। इस स्लाइड को जितना अच्छे से हो सके पढ़ लो। या तो आपसे यह पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीन पियाजे। और तीसरा प्रश्न आएगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई। तीसरा प्रश्न यहां से, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं। इन चारों अवस्थाओं को बिल्कुल क्रम से याद करना है आपको। मतलब यार मैंने प्रीवियस ईयर कराया 2016 से लेकर के 2024 तक, तकरीबन 7 बार पेपर हुआ। एक बार कोविड की वजह से नहीं हुआ था। 7 बार पेपर हुआ, और उस 7 बार में तकरीबन 5 से 6 बार क्वेश्चन इस स्लाइड से आया ही आया है।
सबसे पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। ये चारों अवस्थाओं के नाम क्या है? नंबर 1 है संवेदी गामक अवस्था। और एक बात, ये जितने मैंने बगल में ईयर लिखे हैं ना भाई, ये ईयर भी जरूर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कि बालक कितने उम्र के होते हैं, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कितने से कितने तक होता है? तो 2 से 7 साल, ये उम्र भी याद रखना। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 साल होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल होता है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल होता है। कोई टफ नहीं है, पहले आप 4 अवस्था याद कर लेना, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उम्र की बात करें तो जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल ऐसे ही याद कर सकते हो। अब एक बार मुझे बताओ, क्या आपको ये वाली स्लाइड बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से, सुंदर मुंदर तरीके से, क्या आप सभी लोगों को याद हो गया कि नहीं याद हो गया? एक बार मुझे बता दो, क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई? 4। कौन कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी क्या होता है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? एक बार बताओ, बिल्कुल एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। आज के इस क्लास को हम लोगों को ऐतिहासिक बना देना है। बाल विकास जिससे लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, मैं वादा करता हूं बाल विकास आपसे डरेगा। इतना बढ़िया पढ़ा के भेजूंगा ना कि एग्जाम में जब आप जाओगे ना, पेपर जब आप देखोगे तो आप मुस्कुराओगे कि यार ये पेपर सीएम सर ने बना दिया क्या? सारे सवाल तो सर के मैराथन से आ गए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैराथन से सवाल तो खूब फंसेंगे, लेकिन एक बार कम से कम आप 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा के जाइएगा, जिससे आप लोग जब वहां पे जाओ ना, धड़ 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 सारे आंसर खत्म। समझ में आ गई बात? जी जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अब यहां पर आ चुका है सीखने का अर्थ, वक्र का अर्थ बताइए। कितने लोगों को इसका आंसर पता है? एक बार बताइए, सीखने का वक्र किसे कहते हैं? कितने बच्चे मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? चलिए, सीखने का वक्र किसे कहते हैं बताइए। कितने मेरे प्यारे प्यारे साथ बता सकते हैं कि भैया सीखने का वक्र किसे कहते हैं? अरे वाह भाई, एकदम गुलाबी हाथ उठ रहा है आप लोगों का भाई, वाह क्या बात है, एकदम दिल गुर्दा किडनी फेफड़ा सब जीत लियो भाई। चलिए आगे बढ़े। टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिला है हमारे भैया, सब टेलीग्राम में दे देंगे तो ऐप वाले बच्चे क्या करिए भैया? बताओ हैं, बताओ ऐप वाले बच्चे क्या करेंगे? बड़ा विरोध हो जाता है बेटा, आप समझो इस चीज को। एक टीचर के मन पे क्या बीतती है वो हम टीचर वही जानते हैं भैया। हैं, जब हम सब चीज पीडीएफ और टेलीग्राम पर दे देते हैं ना, तो ये बैच वाले जो बच्चे हैं बहुत नाराज होते हैं। आप मानो इस चीज को, वो बच्चे कहते हैं कि मैराथन आप करा रहे हो यूट्यूब पे, प्रीवियस ईयर करा रहे हो यूट्यूब पर, पीडीएफ आप फ्री में बांट रहे हो, तो हम लोग क्या करने, घुइया छीलने के लिए हमने बैच वाले लिया था, इसलिए मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ इसकी नहीं दे रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी स्लाइड लेनी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसीलिए मैं मैराथन की कोई भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे नहीं दे रहा हूं। आप ये मानिए, मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे जो है परेशान है। और अगर यार आप लोग भी 200 रुपए का बैच नहीं ले सकते हो तो फिर हम क्या ही बताएं आप लोगों को। एक चीज मैं फर्स्ट वालों को मैं आज बता दे रहा हूं, आप लोग अभी छोटे हो, अभी छोटे का मतलब यह है कि आप अभी स्टार्टिंग में डीएलएड कर रहे हो। एक सब्जेक्ट में बैक अगर आ गया ना, किसी भी सब्जेक्ट में 1000 रुपए आप फीस लेते हैं स्कूल वाले, एक सब्जेक्ट के बैक का। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कोशिश करना कि अच्छे से पढ़ाई करना, किसी के बहकावे में मत आना कि ये पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो, टॉप कर जाओगे। कुछ नहीं होता है, इतना आसान डीएलएड नहीं होता है। कुछ और होता डीएलएड नहीं होता है। अगर इतना आसान डीएलएड होता तो आधा लोग फेल नहीं हो जाते हैं इसमें, 36% 37% लोग फेल होते हैं इसमें। तो इसलिए लापरवाही मत करो, पढ़ाई कराई जा रही है। 200 रुपए में आपको बैच मिल रहा है, जाके पढ़ो। सारे प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे, सारे आपको मैराथन की पीडीएफ मिलेगी, जितने सब्जेक्ट्स की क्लासेस वहां पे चलिए सब मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा। कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसे भी आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए, सीखने का वक्र किसे कहते हैं सुनना। देखो, सीखने का वक्र क्या होता है? दरअसल होता है क्या कि अगर कोई बच्चा है और हम उस बच्चे की योग्यता को किसी रेखा पे ड्रा करते हैं, क्या करते हैं? इतनी बात बताइए पहले। जैसे सीखने का वक्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक वक्र बनाया, ठीक है, एक वक्र बनाया। पहले कोई बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा था तो वो बढ़ता चला गया, बाद में क्या हुआ, वो इंस्टाग्राम रील देखने लगा तो उसकी पढ़ाई नीचे डाउन होती चली गई। तो अगर हम किसी भी बच्चे की उपलब्धि या योग्यता को हम किसी वक्र से दर्शाते हैं तो उसे हम लोग सीखने का वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। सीखने के वक्र से आशय उस रेखा से है जो किसी व्यक्ति के सीखने में होने वाले उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। मतलब सीखने का वक्र वो होता है कि अगर हम किसी बच्चे की उपलब्धि या उसकी योग्यता को हम किसी क्या करते हैं, किसी ग्राफ पेपर पर या किसी वक्र के द्वारा हम दर्शाते हैं तो उसे हम सीखने का वक्र कहते हैं। और यह परिभाषा कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि सीखने का वक्र किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतनी बात पहले आप मुझे बताइए। चलिए,
अरे बना देना, ऐसे बना देना, तीनों नहीं बनाना, एक कोई इसमें से बना देना, ठीक है। देखिए तो सीखने का वक्र क्या होता है कि सीखने के अक्र से आशय उस रेखा से है जो किसी व्यक्ति के सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। अब एक बार मुझे आप बता दीजिए कि क्या आपको यहां पर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सीखने के वक्र में एक तो सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है और एक एस आकार का होता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के आपके सीखने के वक्र होते हैं, याद रखिएगा जी। मतलब अगर किसी भी बालक के सीखने की गति को अगर हम किसी ग्राफ पेपर पर डिजाइन करते हैं तो उसे ही हम लोग सीखने का वक्र कहते हैं। बताइए इतना समझ में आ गया आपको जी, बताइए इतना। चलिए आगे भाई, ठीक। अगला हमारे पास है सीखने का पठार। अब ये प्रश्न बहुत आता है आपके एग्जाम में कि सीखने का पठार किसे कहते हैं, बताओ भाई, सीखने का पठार किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चा मेरे, जितना भी मैंने आपको मैराथन कराया है अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में सारा पढ़ लेना भाई मेरे। कल वाला और आज वाला, कल वाली मैराथन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो कल जो मैंने बाल विकास की मैंने मैराथन कराई थी, पूरे मैराथन की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जितने भी सब्जेक्ट्स की मैराथन चलेंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट पर सारी मैराथन आप देख सकते हैं। सीखने का पठार का मतलब होता है कि जब कोई छात्र होता है और उसके सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं होती है या फिर उसकी योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा है और वो बार बार एक ही क्लास में फेल हो जा रहा है या बार बार जो है उसकी उपलब्धि में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पहले अच्छा पढ़ रहा था अब वो नहीं पढ़ रहा है, तो इसे ही हम लोग सीखने का पठार कहते हैं। जब प्रशिक्षणार्थी की सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो सीखने की गति उतनी ही बनी रहती है, जिसे हम सीखने का पठार कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद कर लेना कि जब कोई शिक्षार्थी या प्रशिक्षणार्थी कि सीखने की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो सीखने की गति उतनी ही बनी रहती है, जिसे हम सीखने का पठार कहते हैं। बताइए। हाँ हो जाएगा सालू जी, बिल्कुल हो जाएगा। जिनका भी बाल विकास में बैक है थर्ड सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो देख रहे हैं, आप दोनों मैराथन देख लेना, एक आज वाली और एक कल वाली, और इसके साथ आप 5 प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ लेना। 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपको कराया है उसको अच्छे से देख लेना, बढ़िया नंबर आपका आएगा जी। चलिए इतना समझ में आ गया भाई मेरे। बियर्ड मॉन्स्टर जी आपने दोनों बैच लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप कॉपी पेस्ट तो मत करो यार, मत करो बेटा, मुझे चिढ़ होती है यार, मैं ब्लॉक करवा दूंगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीजों का। बार बार कोई भी बच्चा एक ही मैसेज को बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करे, नहीं तो हम तो छोड़ देंगे, हमारा टीम तुमको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि हमने टीम को सख्त निर्देश दे रखा है कि कोई बच्चा बार बार एक ही चीज को टाइप करेगा तो उसे ब्लॉक कर देना है। पता लगा हम जान ना पाए, तुमको वहां निपटवा देगा, फिर तुम रोगे इधर उधर। चलिए बताइए, लिख ले जाओगे, ठीक। अगला, अब यहां पे अगला जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखने का स्थानांतरण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी सीखने के स्थानांतरण को कभी कभी एग्जाम में अधिगमांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगमांतरण कहा जाता है, याद रखना, अधिगमांतरण कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि सीखने का स्थानांतरण किसे कहते हैं, तब भी आपको सेम परिभाषा लिखनी है, और अगर आपके एग्जाम में आता है कि अधिगमांतरण किसे कहते हैं, तब भी आपको सेम ही लिखना है भाई मेरे। समझ में आ गई बात? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सीखने का स्थानांतरण क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने पहले कोई चीज सीख रखी है, सुनना, हमने पहले कोई चीज सीख रखी है और अपने उस ज्ञान का प्रयोग हम किसी नई चीज को सीखने में लगाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? अधिगम का स्थानांतरण बोलते हैं। यानी कि अगर हमने पहले कोई चीज सीख रखी है और उस सीखे गए ज्ञान का प्रयोग हम किसी नई सीखने में हम करते हैं, तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं साइकिल चलाना जान गया हूं, और अगर मैं साइकिल चलाना जानता हूं और हम बाद में क्या करते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम साइकिल चलाने के कुछ नियम का प्रयोग हम वहां पे करते हैं। तो अगर हमने पहले कोई चीज सीख रखी है और हम उस ज्ञान का प्रयोग किसी नई सीखी गई चीज में अगर हम करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं सीधा सीधा 1 नंबर का अधिगम स्थानांतरण। सुनना, सीखने के स्थानांतरण का तात्पर्य है किसी विषय के सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाला प्रशिक्षण का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। मतलब अगर मैंने एक जगह पर मैंने कोई ज्ञान को अर्जित कर लिया है और जब मैं कोई नया चीज सीखने जाता हूं, तो पुरानी सीखी गई चीज का अगर हम वहां पे प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वहां पर हम उसको अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब एक बार मुझे बताओ, क्या यहां तक आपको समझ में आया? और यह प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। आपने देखा होगा कि जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा था तो कई सारे ईयर में यह प्रश्न जो है वहां पे पूछे जाते थे। तो अधिगम स्थानांतरण क्या है कि सीखने के स्थानांतरण का तात्पर्य है किसी विषय की सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। अब मुझे हां या ना में बताइए कि क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया जी।
बिल्कुल, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ये भी आप लिख सकते हो। सोनम जी बहुत बढ़िया आपने बताया है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। बताइए अब आप लोग कर ले जाओगे इसे कि नहीं कर ले जाओगे, एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए जी। अच्छे समझ में आ गया भाई मेरे? सर आप पुरानी मैराथन क्लास चला रहे। पुरानी मैराथन क्लास? ये कौन सी मैराथन होती है भाई? ये पुरानी मैराथन कौन सी है भाई? मैराथन भी कोई पुरानी होती है क्या? मैं तो भाई लाइव खड़ा हूं, मैं तो ये देखो एकदम लाइव, एकदम से ये देखो डांस कर रहा हूं, पानी की बोतल हिला रहा हूं, मैं तो एकदम खड़ा हूं। ये पुरानी मैराथन क्या होती है बेटा? अब सीखने का स्थानांतरण पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और हो गया क्या? अरे यार ऐसी बात ना हो रहा, एकदम से पूरा एकदम दिल तोड़ देते हो यार। सॉरी, चलिए इतना समझ में आ गया भाई आपको जी। कंटेंट पुराना है गधा, कंटेंट पुराना है, मारेंगे एकदम पुराना सुनाना सब निकल आएगा तुम लोगों का। पढ़ना लिखना है नहीं, पुराना। लो नया तुमको दे, आ जाओ, लो लो तुमको नया दे रहे हैं, लो बच्चा, लो बच्चा, ये लो तुमको नया दे रहे हैं, बढ़िया सुंदर मुंदर तुमको कंटेंट दे रहे हैं, आ जाओ। ये हाल है इन लोगों का, पुराना दे रहे हैं, इनको गधा पुराना हम लेकर आएंगे वहां पे। बिका हुआ माल यहाँ पर ना बदला जाता है ना वापस होता है। ये लो क्वेश्चन करो नया वाला, आ जाओ। चलो थोड़ा सा आप लोग का टेस्ट बदलने हैं, हमको पता है तुम लोग थोड़ा सा ना मीठा मीठा खा के अब आपको तीखा तीखा की जरूरत है जी। चलो इसका आंसर बताओ। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया, बताओ। चलो नया नया आएगा आपको एकदम। लाइक करते रहो, लाइक करने में लापरवाही करोगे कुट जाओगे भाई। चलो बीच बीच में आपको हम एमसीक्यू भी थोड़ा थोड़ा करवा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो मोर्गन और इन्होंने किया था। और अगर कहा जाए सीएटी का निर्माण किसने किया? सीएटी का निर्माण किसने किया? तो सीएटी का निर्माण किया था लियोपोल्ड बेलॉक ने। सीएटी का निर्माण किसने किया था? लियोपोल्ड बेलॉक ने। और टीएटी का निर्माण किसने किया था? वो किया था भाई मेरे मोर्गन और मुरे ने। टीएटी की बात करें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मोर्गन एवं मुरे ने किया था। चलो एक प्रश्न और बताओ, इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का, हाँ बिल्कुल खुशी ठाकुर, बहुत तेज हो गई हो आप भैया मेरे। इसमें जो ये वाला लिखा है ना ऑप्शन, खुशी ने आंसर बता दिया। हरमन रोरसा ने क्या किया था? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किया था। इसमें बताइए कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? बिल्कुल, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक में मध्यमान होता है, मध्यांक होता है, बहुलक होता है, लेकिन प्रसार नहीं होता है। प्रसार आपके केंद्रीय प्रवृत्ति में नहीं आता है। समझ में आ गया भाई आपको? अगला प्रश्न करिए। एक प्रश्न और कर लीजिए। देखो थोड़ा थोड़ा लाए हैं आप लोग, बीच में तुम्हारे लिए ना चखना वखना भी लाए हैं, देखो आराम से एकदम मौज लो। इनमें से कौन सा संवेग का प्रकार नहीं है? जी बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा संवेग का प्रकार नहीं है? बताइए आंसर। सॉरी जी, इनमें से कौन सा संवेग का प्रकार नहीं है? तो आपको पता है कि भय, प्रेम, क्रोध ये सब संवेग प्रकार होते हैं, लेकिन जो ध्यान होता है ये आपके संवेग का प्रकार नहीं होता है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, हालांकि अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बैक टू अपने टॉपिक की तरफ। उसके बाद अभी और भी एमसीक्यू कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए तो अधिगम स्थानांतरण मैंने आपको करा दिया है। अगला प्रश्न मेरे पास आता है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? बताओ अभिप्रेरणा किसे कहते हैं जी। देखो दरअसल हम बात करें, अगर कोई भी आपसे कहे कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा मतलब एक चीज, एक बात बताओ, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है। अच्छा कभी प्रेरणा आपको दिखती है? कोई बताओ अभिप्रेरणा आपको दिखती है? अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है किसी भी चीज को, ऐसे मान लीजिए आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, आपको कोई इच्छा नहीं करता है, ठीक है। अब दिक्कत ये होती है ना, जैसे मान लो आपको पढ़ाई का आपका मन नहीं लगता है और आप गए अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ मांगने, कहां पे? उसके बाप के घर आप गए। आपके पिताजी ने कहा कि बेटा हम आपकी शादी इनसे तभी कराएंगे जब आप सरकारी अध्यापक बन जाएंगे। तो अभी तक तो आप नहीं पढ़ रहे थे, अब उसने कहा कि आप जब अध्यापक बन जाएंगे तभी हम आपकी शादी इनसे करवाएंगे। अब आपने कहा कि ठीक है,
अब तुमने जान लगा दिया, उसी दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट, तुरंत आपने बाल विकास पढ़ना शुरू कर दिया, मैथ पढ़ना शुरू कर दिया, हिंदी इंग्लिश जितने सब्जेक्ट हैं ईवीएस यूवीएस सब पढ़ना एकदम शुरू कर दिया। यानी आपको क्या मिल गया, आपको अभिप्रेरित कर दिया गया, आपको अभिप्रेरणा मिल गया और आप उसी दिन से एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपकी जो आंतरिक शक्ति है ना वो एकदम से बाहर आ गई कि अब कुछ भी हो जाएगा, कर हर मैदान फतेह वाला आपने गाना लगाया और पढ़ाई एकदम से स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि व्हाट इज अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो किसी भी बच्चे को काम करने के लिए क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। पहले बताओ हाँ कि ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी से मुझे आप बताइए कि क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा भाई, मेरे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे बता देना कि अभिप्रेरणा वो चीज होती है जो किसी भी इंसान को कोई काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ये जो प्रश्न है भाई साहब, ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मस्त है ये, तो इनको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, यह शक्ति व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। इस शक्ति को देखा नहीं जा सकता है और ना ही उसे छुआ जा सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है तो इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब आप बताइए अभिप्रेरणा क्या है। अब जैसे एक बात बताओ, अब तुमको अभिप्रेरणा का एक एग्जांपल और दे दूं। जैसे आप खूब दबा के चाउमीन बर्गर पिज्जा खा रहे हो और आपका एकदम से पेट निकला आ रहा है, मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये आगे की तरफ निकली आ रही है। समझ में आ गई बात आपको? तो जब ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी आगे की तरफ निकली आ रही है और जब तक कोई आपको टोकता नहीं है कि भाई आपका पेट बहुत निकल रहा है, बॉडी खराब हो जाएगी, तब तक आप खूब दबा के खा रहे हो, एको दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। और किसी दिन आप शादी में गए और शादी में गए और तुम्हारी किसी पसंदीदा औरत ने या पसंदीदा इंसान ने आपसे कह दिया भाई कि कुछ कंट्रोल करो, पेट निकला आ रहा है, अब अहिने से बुढ़ऊ लग रहे हो। अब उसी दिन से तुम क्या करोगे बेटा, उस शादी में ना आपको गुलाब जामुन नहीं भाएगा, फिर उस शादी में ही, उसी शादी से तुम डाइटिंग सोचो, अच्छा लो पॉपकॉर्न खा लें, कल सुबह उठते ही हम दौड़ लगाएंगे। तो ये एक आंतरिक शक्ति होती है। और अगर किसी ने आपको चोट पहुंचा दिया यहां पे ना भाई, फिर सुबह फिर तुम रनिंग स्टार्ट कर दोगे, जिम ज्वाइन कर लोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, और जब तक तुम्हारा पेट कम ना हो जाए और जब तक किसी ने तुमसे ये ना कह दिया अब तो बहुत एकदम स्लिम टिलिम हो गए हो, तब तक तो तुम बिल्कुल मेहनत करते रहोगे, डाइटिंग करते रहोगे, खाना भी नहीं खाओगे, जीरा पानी पियोगे कि अरे भाई बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बॉडी को एकदम टाइगर श्रॉफ जैसा बना देना है। तो इसी को तो अभिप्रेरणा कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई काम करने का मन ना करे और कोई आके आपको प्रेरित कर दे कि भाई तुम बेकार हो गए हो और तुम वो काम करना स्टार्ट कर दो, उसी को क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, यह शक्ति व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस शक्ति को देखा नहीं जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है तो इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। एक बार बता दो कि क्या आपको अभिप्रेरणा की परिभाषा क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। बताइए, एक बार मुझे जल्दी बताइए, एक बार मुझे जल्दी बता दो भैया, ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, बता दो, समझ में आ गया? अरे वाह भाई, कितना तेज हो गया आप लोग, कितना तेज हो गए आप लोग, बताओ। अरे ये तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, आ जाओ, अगर तुम रिपीट हो गए हो तो हम तुमको निपटा देंगे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है कि ध्यान या अवधान किसे कहते हैं। ध्यान या अवधान किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ध्यान किसे कहते हैं, और ध्यान का ही दूसरा नाम है अवधान। तो चाहे आपसे पूछे ध्यान किसे कहते हैं, चाहे आपसे पूछे अवधान किसे कहते हैं, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए, आंसर आपको सेम लिखना है। ध्यान का मतलब ही सीधा सीधा ये होता है भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। होता क्या है कि ध्यान का मतलब होता है कि कोई एक चीज है हमारे सामने और हम बिल्कुल उसी पर अपनी बुद्धि को क्या कर दिए हैं, केंद्रित कर दिए हैं, हमारी उससे चीजें हटती नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि ध्यान का मतलब होता है कि मछली की आंख, चिड़िया की आंख। जब अर्जुन लक्ष्य भेद कर रहे थे, जब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बताओ तुमको इस पेड़ पर क्या दिख रहा है, तब अर्जुन ने कहा कि गुरुजी हमको खाली मछली की आंख दिख रही है। भाई उन्होंने दो बार भेजा, मैं कह रहा सर मछली की आंख, चिड़िया का। जब द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे तो मछली की आंख पर उनकी नजर थी, और जब वो पेड़ पर लटकी हुई चिड़िया पर जब वो निशाना मार रहे थे तो उसकी आंख पर नजर थी। ऐसे हम लोग रहते हैं, जब हम लोग कहीं पर जाते हैं तो हमारा भी कहीं ना कहीं पर चीज अपनी ध्यान केंद्रित रहती है। तो अगर मैं किसी भी चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित कर देता हूं तो उसे ही हम लोग ध्यान कहते हैं। फिलहाल इसकी आप परिभाषा देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान या अवधान किसे कहते हैं, सुनना। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। सीधा सिंपल सा आंसर है कि ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। अब आप मुझे बताओ, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ, मोहम्मद साहिद ने बताया कि किसी एक विषय पर चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा आंसर इन्होंने बताया है, किसी एक विषय पर अपनी चेतना को केंद्रित करना ही अपनी चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान या अवधान कहलाता है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो चाहे आप ये परिभाषा लिख देना और चाहे आप ये परिभाषा लिख देना, दोनों में जो आपको सुंदर लगेगा, जो आपको समझ में आएगा, आप वो परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। बताइए हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार मुझे जल्दी बताओ कि क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? किसी एक विषय पर अपनी चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। समझ में आ गई बात जी? इतनी बात पहले मुझे आप बताइए, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? और एक बार लगे हाथ यहू बता दो कि सब कुछ ठीक है। सेकंड वाला ज्यादा कीजिए, ठीक है, जो अच्छा लगे आप करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा कि स्मृति किसे कहते हैं और स्मृति के प्रकार बताइए। चलो सबसे पहले हमको यह बताओ, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि मैराथन बहुत जबरदस्त चल रही है? सभी बच्चे एक बार बताएं, क्या आपको यह लग रहा है कि सर वाकई में मैराथन बहुत अच्छी चल रही है? जो बच्चे एक बार भी बाल विकास नहीं पढ़े होंगे उनको भी हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जो बच्चे ऑलरेडी ऐप पर पढ़ चुके हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से हो रहा होगा। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बता दें, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार लिख दो, कमेंट भर दो कि मजा आ रहा है। एक बार कमेंट लिख दो भाई कि मजा आ रहा है भाई जी। एक बार जल्दी लिख दो कि मजा आ रहा है सर। बताइए भैया। चलिए इतना समझ में आ गया भाई मेरे, ठीक है, मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति का मतलब होता है कि हम अगर किसी पुरानी घटना को याद करने की कोशिश करते हैं और वो घटना मुझे याद हो जाती है तो उसे हम स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मृति। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। अगर हम किसी भी पुरानी घटना को याद करने की कोशिश करते हैं और वो पुरानी घटना हमें याद हो जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्मृति कहते हैं। आगे बात समझ में? और अगर हम किसी पुरानी घटना को याद करने की कोशिश करते हैं और वो घटना नहीं याद होती है तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। याद हो गई तो स्मृति कहते हैं और नहीं याद हुई तो विस्मृति कहते हैं। फिर से एक बार सुनो, अगर हम किसी पुरानी घटना को याद करने की कोशिश करते हैं और वो घटना याद आ जाती है तो उसे हम स्मृति कहते हैं, और अगर हम किसी पुरानी घटना को याद करने की कोशिश करते हैं और वो घटना याद नहीं होती है तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। एक बार बताओ, दोनों डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक बार बताओ, स्मृति और विस्मृति आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ जी? बताइए यहां पे। सर जी सब लोग नजर लगा रहे हैं कि आप हम लोगों को अच्छा पढ़ा। अरे यार ऐसी बात नहीं है, देखो टीचर को कभी नजर नहीं लगती, उसका रीजन जानते हो क्या? क्योंकि लोग कहते हैं कि नजर ना लगने के लिए काला टीका लगाना चाहिए, और हम टीचर्स के पास ना ब्लैक बोर्ड होता है तो नजर तो लगी नहीं सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति किसे कहते हैं? जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना, स्मरण का मतलब होता है याद करना, ही स्मृति कहलाती है। जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें याद करना ही स्मृति कहलाती है। स्मृति के प्रकार क्या होते हैं? सक्रिय स्मृति, तत्कालिक स्मृति, अस्थायी स्मृति और रटंत स्मृति। तो अगर आपसे स्मृति का प्रकार पूछेगा तो आप स्मृति के प्रकार भी आप लिख सकते हैं कि सक्रिय स्मृति होता है, तत्कालिक स्मृति होता है, अस्थायी स्मृति होता है और रटंत स्मृति होता है। तो पहले बताओ, ये स्लाइड समझ में आ गया? जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। और स्मृति के प्रकार क्या है? सक्रिय स्मृति, तत्कालिक स्मृति, अस्थायी स्मृति और रटंत स्मृति। नीलू जी, बैच लेने के लिए ये वाला नंबर यहां पे दिया गया है, ये नंबर, आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और उस पर लिख दीजिए कि मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लेना है, इस नंबर पे, ठीक है। वहां पर आपको टीम एक क्यूआर कोड देगी, उस पर आप पेमेंट कर देना, आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। भैया एसएसटी की पीडीएफ मिल जाएगी, अभी परेशान मत हो, अभी बिल्कुल मिल जाएगी। अब जैसे स्मृति मैंने आपको समझा दिया कि भूतकाल में घटी घटना का स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। अब आपसे और एक चीज मैं बता दूं, चाहे तो आपके एग्जाम में विस्मृति पूछा जाएगा, चाहे तो आपके एग्जाम में स्मृति पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, याद रखना। चाहे तो स्मृति पूछा जाएगा, चाहे तो विस्मृति पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां पर आपसे कहा गया है कि बताइए विस्मृति किसे कहते हैं, बताइए विस्मृति किसे कहते हैं। तो अगर हम किसी भी भूतकाल में घटित घटना को याद करने की कोशिश करते हैं और वो हमें याद नहीं होता है तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। बताइए।
बिल्कुल। अब देखिए, विस्मृति किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। भूतकालीन अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। मतलब कि भूतकाल में अगर कोई घटना हो गई है और हम उन घटना को याद करने की कोशिश करते हैं और वो घटना हमें याद नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, उसे हम लोग विस्मृति बोलते हैं। विस्मृति कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। तो याद रखिएगा, या तो ये वाली स्लाइड आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ये वाली, या तो ये वाली स्लाइड आपसे पूछी जाएगी और या तो ये वाली स्लाइड आपसे पूछी जाएगी। इन दोनों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। बताइए भैया, समझ में आ गया आपको? बताइए, यहां तक समझ में आ गया सबको? मजा आ रहा है ना? एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है भाई मेरे। अगर हम किसी भी पुरानी घटना को याद करते हैं और वो घटना हमें याद हो जाती है तो उसे स्मृति कहते हैं। अगर हम किसी पुरानी घटना को याद करते हैं और वो घटना हमें नहीं याद होती है तो उन्हें हम विस्मृति कहते हैं। तो बताओ भैया, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ध्यान से आप इनको देखिएगा। इन्होंने हमसे कहा कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। बताइए, कितने बच्चे को पता है कि सांख्यिकी किसे कहते हैं? देखो, सांख्यिकी का मतलब होता है कि जिसमें संख्या हो। सांख्यिकी का मतलब होता है जिसमें संख्या हो। अगर कोई संख्या दे दिया गया या कोई हमको आंकड़ा दे दिया गया और हम उन आंकड़े को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं या उनका विश्लेषण करते हैं या संश्लेषण करते हैं, तो अगर हमको बहुत सारी संख्याएं दे दी जाएं और हम उन संख्याओं का या तो व्यवस्थित करें, उन संख्याओं को या तो विश्लेषण करें या तो जो है संश्लेषण करें, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, याद रखना। सांख्यिकी किसे कहते हैं? अब देखना यहां पे जी, अब यहां पर देखो सांख्यिकी किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, संग्रहण मतलब होता है बहुत सारी संख्याएं जहां पर इकट्ठा होती हैं। सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन कहा जा सकता है। यानी कि जहां पे बहुत सारे आंकड़े हमको दे दिए जाएं, बहुत सारी संख्याएं हमको दे दिया जाए और हमें उनको व्यवस्थित करना हो, हमें उनको अरेंज करना हो, उनका विश्लेषण करना हो, उनका प्रस्तुतिकरण करना हो, उनका विवेचन करना हो, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। बताइए, सांख्यिकी आपको समझ में आ गया? ये परिभाषा 2-3 बार एग्जाम में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सांख्यिकी किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन कहा जा सकता है। बताइए, यहां तक समझ में आ गया भाई मेरे? जी सूर्या भाई, इसकी पीडीएफ सीधा सीधा जो है ऐप पे मिलेगी, परीक्षावीर ऐप पे। अगला आ गया यहां पे, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन कौन कौन से हैं। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको एक एमसीक्यू में करवाया था, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन कौन सा नहीं है, जिसमें आप लोगों ने आंसर प्रसार को टिक किया था। चलिए मुझे जल्दी बता दीजिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा माध्य, और इसी माध्य को हम मध्यमान भी कहते हैं। ठीक है, मध्यमान भी कहते हैं। दूसरा हो जाता है माध्यिका और तीसरा हो जाता है बहुलक। तो अगर आपसे कोई कहे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन कौन कौन से होते हैं, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 क्या होते हैं, ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन होते हैं। बताइए, समझ में आ गया आपको? देखिए यहां पे इतना समझ में आ गया ना भाई मेरे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसके बाद एक मेरा ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है, मुझे इसका आंसर बताइए। बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच का संबंध बताइए। हमको ये बताइए कि बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच कौन सा संबंध होता है। अरे मेरे भैया बता दो बच्चा। बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच संबंध बताइए। लेकिन आज भाई गलत बात है, आज अभी तक 1000 लाइक नहीं कंप्लीट हुआ, और जबकि वाकई में बहुत अच्छी क्लास आज चल रही है। मतलब अगर मैं स्टूडेंट होता ना और मुझे कोई इस तरीके से पढ़ा रहा होता ना भैया, हम क्लास देखे बिना ही लाइक कर देते। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, 1 घंटे से ज्यादा क्लास चलती होगी, 1000 लाइक नहीं कंप्लीट हुआ। बताओ, इतना नहीं कर सकते आप लोग शिवम सर के लिए? पीट दिए जाओगे, कूट दिए जाओगे। सर आज 1000 लोग लाइव हैं। अरे वाह, सब आप लोगों की कृपा है यार। आप लोग इतना ज्यादा इस चैनल को प्यार देते हो ना कि मैं लगातार मैराथन कराता हूं, मुझे थकावट ही नहीं महसूस होती है। इतने स्वीट स्वीट से बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट इस चैनल को करते हो। आप अपने शिवम सर का इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो कि मैं मतलब क्या ही बताऊं, एकदम मेरे अंदर से बहुत सारी परिभाषाएं निकल के आ जाती हैं, शार्ट वाली एकदम बढ़िया बढ़िया। चलिए भाई, आ गया जी। ज्योति कह रही हैं आप मेरा कमेंट, मैंने किसी का कमेंट नहीं देखा भाई। दरअसल दिक्कत क्या है ना भाई, दिक्कत ये है ना भाई कि हम अगर कमेंट देखेंगे ना तो फिर थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर, और फिर अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं हो पाता है। हम जब आते हैं ना सुबह एकदम 9 बजे एकदम से ऐसे एकदम से
एकदम ध्यान वान लगा के चलो आज बहुत तगड़ा पढ़ा देना है आप लोगों को, ठीक है, तो मजा आ जाता है वहां पे। चलिए अब देखो यहां पर आपसे कहा गया है कि बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध बताइए, तो ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सूत्र याद रखना, इसका संबंध का एक सूत्र होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, ये एक संबंध है। मोड बराबर आपका होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये जो इसका सूत्र है ना भाई, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। बताओ याद कर लोगे? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच का संबंध बताइए, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। सर जो लाइन आपने समझाई अगर वैसे लिख, अरे भैया हम अगर कोई चीज समझा दिए, वो तुम एग्जाम में अगर लिख दिए ना, तो एग्जामिनर तुमको भर भर के नंबर देगा, ये समझो। क्योंकि एग्जामिनर भी कुछ नया जानना चाहता है, किताब से छपी छपाई चीज तो दुनिया लिख रही है, आप अगर उनसे कुछ अलग लिखोगे ना, तो एग्जामिनर भी कहेगा वाह आ गया कोई पढ़ने वाला बच्चा, हो तुमको बढ़िया नंबर देगा, एकदम जबरदस्त वाला। जी भैया इतना आ गया समझ में? चलिए, तो बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच कौन सा संबंध होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब यहां पे मैं आपको कुछ सूत्र लिखवाऊंगा, कुछ सूत्र लिखवा रहा हूं, इस सूत्र को याद करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से सवाल आते हैं। जैसे आपसे कभी भी समांतर माध्य पूछा जाए, सुनना, अगर आपसे कभी भी समांतर माध्य पूछा जाए, या फिर, तो इसका सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या, ये सूत्र होता है, याद रखना। अगर आपको मान लीजिए कोई, आपको क्या दे दिया जाए, आपको कोई दे दिया जाए सवाल और कहा जाए बताओ इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पहले बताओ ये कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? जी यहां तक बताइए, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये बात पहले आप मुझे बताओ, यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बताइए। नहीं अंशिका जी, मैराथन की ए फोर साइज नहीं मिलेगी, सारे प्रीवियस ईयर पेपर की ए फोर साइज मिलेगी यार। अब हर चीज की ए फोर साइज हम कहां से ला सकते हैं यार, इतना टाइम कहां है? मैराथन की ए फोर साइज नहीं मिलेगी। अब एक बात बताओ यार भैया तुम लोग, यार पूरे नोट्स की ए फोर साइज मैंने आपको दे दिया, हर प्रीवियस ईयर पेपर का ए फोर साइज दे दिया, अब आपको मैराथन की भी ए फोर साइज, कमान थोड़ा सा तो मेहनत करो यार। आप लोग तो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हो यार, आप लोग तो बस चाहते हो कि शिवम सर दाल चावल लाएं, उसको बढ़िया से पकाएं, फिर थाली में लेकर आए, सर जी उसको अपने हाथ से बढ़िया से मिलाएं और फिर तुम्हारे मुंह में ऐसे डालें। इतना आसान पढ़ाई कैसे बना रहे हो भाई आप लोग? कुछ तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो पीडीएफ से पढ़ लो। अब उसका भी ए फोर साइज चाहिए, इन्हें उनका भी प्रिंट आउट निकलवाना है, ये हमारे भैया। चलो आओ इसका सवाल करते हैं। अब देखो यहां पर हमसे कहा गया है, अब ये एक सवाल आ गया, मुझे इसका आंसर बताइए। आपके एग्जाम में ना समांतर माध्य से सवाल भी पूछे जाते हैं, चलिए आंसर बताइए। 8, 6, 7, 12, 15 और 20 का माध्य बताएं। अगर कहीं भी आपको माध्य दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये समांतर माध्य की बात की जा रही है। चलिए मुझे समांतर माध्य का फार्म मतलब ये बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए, चलिए मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 8, 6, 7, 12, 15, 20 का माध्य बताएं, बताइए इसका माध्य क्या होगा भाई मेरे, सुनना। अगर हम बात करें इसकी माध्य क्या होगी, तो देखो आपको पता है कि माध्य का फार्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग, यानी जितने आंकड़े हैं इनको आप जोड़ लो, 8, 6, 14, 7, 21, 12, 33, 15, 48 और 20, 68। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसकी संख्या है। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से काटोगे 3 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे 34 हो जाएगा, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 34/3 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, 34/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप काटोगे, अब आप इसको देखो, 34/3 यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए कर ले जाओगे अगर ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में? एक नंबर में बिल्कुल ऐसे छोटा सवाल आ जाता है और आपसे समांतर माध्य पूछा जाता है, कर ले जाओगे ना भाई? ओ मेरे भैया, ओ मेरे बच्चा, कर ले जाओगे ना भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो बता दो भैया हमारा। जी ठीक है, अगला प्रश्न, चलो इसका आंसर बताइए। चलो 74, 20, 15, 85 और 90 का माध्य बताओ। हम्म
चलिए भैया, अरे क्लास नहीं रुक रही, वो थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी हल्का सा बफरिंग हो जाता होगा, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तगड़े वाली बारिश हो रही है, चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, उसके बाद फिर परीक्षा वीर की मैराथन का कोहराम भी मच रहा है, तो थोड़ा बहुत नेटवर्क का ग्लिच होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चा, कोई परेशानी तो नहीं होगी मुझे लग रहा है। चलिए इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, कोनो दिक्कत तो नहीं है भैया, ठीक है। आइए अब अगर हमें इसका माध्य निकालना है तो देखो सूत्र लिख दिया करना, सूत्र लिख दिया करना। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। अब आप बताइए आंकड़ों का योग कैसे होगा, इनको जोड़ लो, 75 और 15 हो जाएगा 90, 90 20 110, 195 और 90 285। भाई जोड़ने पर 285 आएगा ना बच्चा, एक बार जोड़ लेना, बिल्कुल 285 आ जाएगा। चलिए और बटे 3 2 5 हो जाएगा। अब इनको काट लीजिए आप, 50 25, 3 बचेगा 35, 5 7 35, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 57। अरे वाह भाई, अरे वाह शिवानी जी, बहुत अच्छी बात है यार, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने, सर जी सारे चैप्टर्स हो गए क्या? अरे कामना जी नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अभी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब जैसे ये एक सवाल है, आपको इनका माध्य बताना है। ये फिलहाल होता कैसे सवाल है मैं आपको बता रहा हूं। ये सवाल कैसे होता है, ऐसे, ये ऐसे दिया होगा, ये ऐसे दिया होगा। मान लीजिए कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, चलिए अब मुझे इसका माध्य बताइए। मान लीजिए कि मेरे पास 8 बच्चे हैं, ABCDEFGH, इनमें इनको ये नंबर मिले हैं 20 23 27 18 17 13 14 22, सॉरी 13 24 22। आपको इनका माध्य बताना है, बताइए इनका माध्य क्या होगा। चलिए इनका आंसर बताइए। कब से पढ़ा रहे हैं सर? बेटा डेली मेरी क्लास सुबह 9 बजे चलती है मैराथन की, तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े हैं सभी लोग 11 बजे जो है यहां पे उपस्थित होंगे। समझ में आ गई बात जी? जल्दी से एक बार बताइए सभी को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते हो भाई। चलिए तो आज जो है तकरीबन 1150 बच्चे लाइव हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1150 नहीं हो गए, 1190 बच्चे लाइव हैं इस टाइम पर, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखिए। और कहीं ना कहीं यूपी के सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आप लोग इतना मेहनत से पढ़ रहे हो ना कि मुझे भी पढ़ाने में उतना ही ज्यादा आनंद आ रहा है जितना बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए सारे प्रश्न फंसा देंगे मैराथन से, परेशान मत होना। अब देखो अगर यहां पे हमको माध्य निकालना है तो माध्य बराबर हो जाएगा बच्चा क्या, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब जैसे आप यहां पर मेरी बात को देखिए, आंकड़ों का योग, अब सबको जोड़ो एक तरफ से, जोड़ो कितना आएगा भाई, देखो 2 4 6 3 9 7 16 8 24 7 31 3 34 के 4 हासिल आया 3, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 2 11 2 13 और 3 हासिल हो गया 16, बटे कितने हैं टोटल 8। अब इनको आप सॉल्व कर लो, तो अगर आप 164 को आप 8 से काटोगे, ध्यान से देखना, 164 को जब आप 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, 4 आ जाएगा, 8 जीरो 0, 8 पंचे 40, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20.5। कितना आ जाएगा 20.5। तो बताइए कर ले जाओगे ना भाई मेरे? एक बार मुझे जल्दी बताइए, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया भाई? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो मुझे आप बता दीजिए कितना हो गया यहाँ पे भाई। 20.5 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है। ठीक है, 20.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताओ आप लोग, एक बार मुझे बता दो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या आप लोग इस प्रकार का सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आप इन्हें अच्छे तरीके से कर ले जाओगे जी? अरे बिल्कुल, कुछ भी कभी भी, तुम ही लोग तो हो जो हो, बाकी तो सब मोह माया है। सर एसएसटी कब से होगी? भैया एसएसटी की एक मैराथन हो चुकी है और 1-2 मैराथन इसकी अभी आगे और चलेगी। एसएसटी की हम लोग कई सारे पार्ट देखेंगे, 2 पार्ट हम लोग अति लघु उत्तरीय के करेंगे और 2 पार्ट हम लोग जो है उसकी एमसीक्यू के करेंगे। ठीक है, अच्छे प्रश्न करवाए जाएंगे। अजय सर आपको एसएसटी की मैराथन करवाएंगे, एक वो करवा चुके हैं, बाकी 2-3 जो मैराथन है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी, परेशान मत होना। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैं आपको माध्यिका की सूत्र बता दूं, पहले देखना माध्यिका का मैं आपको सूत्र बता दूं, सुनना सुनना। माध्यिका देखो, अगर माध्यिका के 2 सूत्र होते हैं, अगर n बराबर n की संख्या क्या होती है, विषम होती है। अगर n की संख्या क्या होती है, विषम होती है, तो उस कंडीशन में जो माध्यिका होती है वो क्या होती है,
अगर n विषम होती है तो उस कंडीशन में जो माध्यिका होती है वो होती है n+1/2वां पद, ठीक है। और अगर n आपकी क्या होती है, सम होती है, तो उस कंडीशन में जो माध्यिका की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद और बटे का 2। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा यहां पे फार्मूला होता है। देखो समांतर माध्यिका तो एक ही फार्मूला था, लेकिन माध्यिका के दो फार्मूला होते हैं। अगर n की वैल्यू सम है, अच्छा n की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका आंकड़ा दिया है 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर n की वैल्यू क्या है, 7 है। तो n की वैल्यू अगर 7 है और 7 क्या होता है, विषम होता है, तो इस कंडीशन में हम माध्यिका का फार्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला। अगर n की वैल्यू विषम है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर n की वैल्यू सम है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बात हो गया सेम। पहले बताइए समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, इतनी बात जल्दी मुझे बताइए, एक बार मुझे जल्दी से बताओ कि क्या आपको यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया जी, एक बार मुझे जल्दी बताओ यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब इस सवाल का जवाब दीजिए हमें। 8 5 4 9 12 13 7 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका ज्ञात करने से सबसे पहला काम आपको करना है आरोही क्रम में लिखना है। देखो समांतर माध्यवाद में तो हमको ये सब ड्रामा नहीं करना होता है, आरोही अवरोही नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप माध्यिका निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप इन संख्याओं का आरोही क्रम लिखाओगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले आप सबसे छोटा लिखोगे, फिर उससे बड़ा लिखोगे, फिर उससे बड़ा लिखोगे, 4 5 7 8 9 12 और 13। पहले बताओ आरोही क्रम तो सबको आता है ना। माध्यिका में बस खाली दो चीज याद करनी है कि अगर माध्यिका का कभी भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हम उनको आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहला चीज। उसके बाद में हम काउंट करेंगे n की वैल्यू। तो हमको पता है कि n की वैल्यू कितनी है, 7, और ये 7 क्या है आपकी विषम संख्या है, यानी कि अगर विषम संख्या है तो इस कंडीशन में हम माध्यिका का फार्मूला क्या लगाएंगे, n+1/2वां पद, ठीक है। अच्छा बताइए n की वैल्यू कितनी है, 7, तो अगर हम 7 की वैल्यू यहां रखेंगे तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8, और 8 को अगर हम 2 से काटेंगे तो कौन सा पद आ जाएगा, 4वां पद आ जाएगा बच्चा। कौन सा पद आ जाएगा, 4वां पद। अच्छा 4वां पद कौन सा, अब यहां पे आरोही वाले में देखो 1 2 3 4, 4वां पद मेरा हो जाएगा 8, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट वाला आंसर हो जाएगा। तो 8 जो होगा वो यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपके बाल विकास में क्वेश्चन समांतर माध्य ही पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि माध्यिका भी आपसे पूछ ले, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको समांतर माध्य के साथ साथ हम आपको माध्यिका भी सिखाएं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको समांतर माध्य के साथ साथ मैं आपको माध्यिका भी सिखाऊं। तो पहले एक बार मुझे बताओ कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे। चलिए एक सवाल आप और करिए, एक सवाल आप और करिए। देखिए एक सवाल आप करिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 11 14 7 9 और 18 की माध्यिका ज्ञात करें, की माध्यिका ज्ञात करें। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए, इसकी माध्यिका ज्ञात करें। बिल्कुल चलिए मुझे इसकी माध्यिका ज्ञात करें। चलिए मुझे इसकी माध्यिका बताएं क्या होगा। खुशी सिंह जी क्लास 9 बजे से चल रही है, डेली 9 बजे आप लोगों को क्लास जोड़ना है। और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो उन्हें भी आप बताइए कि अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप डेली 11 बजे सॉरी डेली 9 बजे आप परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल की मैराथन जरूर अटेंड करें। ये सभी का, आप सभी लोगों का जो है कर्तव्य है। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग सभी बच्चों को, जो भी आपके स्कूल कॉलेज के हैं, आप उन्हें बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपके दोस्तों का नंबर आपके पास है तो उनको आप वीडियो शेयर करें। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आरोही क्रम लगाना है इनको। सबसे पहले आप इन्हें आरोही क्रम में लिख दें। आरोही में जब आप लिखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद 11, फिर 14 और फिर 18। अब चूंकि यहां पर n की वैल्यू 5 है और 5 भी आपकी क्या होती है, विषम संख्या होती है। लगा दो माध्यिका का फार्मूला। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक बार मुझे बताइए। माध्यिका बराबर आपका सीधा सीधा हो जाएगा n+1/2वां पद, यही तो होगा भाई, n+1/2वां पद। अच्छा n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। तो 6 को जब आप 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 3वां पद आ जाएगा। कौन सा पद आ जाएगा, 3वां पद। और 3वां पद हमारा कौन सा है, 1 2 3, यानी 3वां पद हमारा कौन सा है, 11। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब एक बार आप सभी हमें बता दें कि क्या आपको माध्यिका के सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप सभी लोगों को माध्यिका के सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए जी। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गया भाई, ठीक है। आलिया खान जी मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर आपको कोई मुझसे बढ़िया पढ़ा रहा है तो आप वहीं पे जाके पढ़िए आलिया खान जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के मेरे चैनल पर आया और आपने बताया कि आपसे बढ़िया भी कोई पढ़ा रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के बहुत बहुत एकदम दंडवत प्रणाम। और मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर ब्लॉक नहीं करता तो हो सकता है आपका मन लगा रहता, ठीक है, तो आप डेली यहाँ पे आते तो इसलिए मैंने आपको हटा ही दिया है। चलिए थैंक यू सो मच आलिया खान जी। चलिए
आगे बढ़े भाई, चलिए ठीक है, आ गया भाई समझ में आपको। चलिए अब हम आपको, अच्छा कुछ बच्चे होते हैं बताने आते हैं कि ऐसे आप बहुत बढ़िया कोई पढ़ा रहा है, आ गया। अब यहां पर एक सवाल हम सम वाला कर लेते हैं, आइए इसका आंसर बताइए। चलिए कर ले जाओगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बार बता दीजिए पांच कैसे आया, कहां पे पांच भैया? बेटा ये पांच ये है, एक दो तीन चार पांच, ये जितनी संख्याएं होती हैं वो n होता है जी। चलिए आगे बढ़े, थैंक यू प्रगति जी। हाँ भाई ये सम वाला करवा दिया प्रिंसेस जी, ये सम वाला ही है। अब देखो यहां पर इसे भी हम आरोही में लिखेंगे सबसे पहले। अगर माध्यिका निकालनी है तो हम पहले इसको क्या करेंगे, आरोही में लिखेंगे। आरोही में सबसे छोटी सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। इसमें टोटल कितनी संख्याएं, एक दो तीन चार पांच छह, यानी यन की वैल्यू कितनी है, छह है। और यन क्या होता है, छह क्या होता है आपका, सम होता है। और जब सम होता है तो उस कंडीशन में माध्यिका की फार्मूला हम क्या लगाते हैं, उस कंडीशन में माध्यिका हो जाएगा n बाई टूवां पद प्लस n बाई टू प्लस वनवां पद और बटे का दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे का दो हो जाएगा। अच्छा n की वैल्यू 6 है ना, यहां पर हम 6 रखेंगे तो 6 को 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, तीनवां पद हो जाएगा। प्लस यहां पर 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आएगा और 3 और 1 क्या हो जाएगा, चारवां हो जाएगा। अरे मतलब आप काटो ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहां तीनवां है तो यहां चारवां होगा, यहां दसवां है तो यहां ग्यारहवां होगा। मतलब जितनी संख्या यहां होगी उससे एक ज्यादा यहां पे होगी, बस इतना याद रखना। और बटे का दो हो जाएगा। अब बताइए तीनवां पद कौन सा है, 7, और चारवां पद क्या है, 9। तो 7 प्लस 9 बटे 2, 7 और 9 कितना होता है, 16। 16 को आप 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 8। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 8 जो होगा ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। बताइए जल्दी से, इतनी बात पहले बताइए, सबको समझ में आ गया भाई? चलिए एक बार मुझे बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया जी। एक बार जल्दी से मुझे आप बता दीजिए किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या है या नहीं है, बताइए। चलिए आ गया भाई समझ में? चलिए इतनी बात समझ में आ गया भाई आपको, ठीक है। तो मैंने सम वाला भी करा दिया और विषम वाला भी करा दिया अच्छे तरीके से। ये लो एक और कर लो, एक सम वाला और है, कर लो इनको। हाँ बिल्कुल एक सम वाला और है, इनको भी कर लो, बस मान लीजिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। करिए 48 40 50 60 45 35 की माध्यिका ज्ञात करें। चलिए जल्दी करिए भाई, इसका आंसर बताइए। हम्म चलिए अब देखो यहां पर भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, आरोही लिखेंगे। सबसे पहले आप इसे आरोही में लिखोगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो कि है 35, उसके बाद है 40, उसके बाद है 45, फिर है 48, फिर है 50 और फिर है 60। अच्छा यहां पर यानी कि वैल्यू कितनी है भाई, 6 है। और 6 क्या होती है, सम संख्या होती है। अगर ये सम है तो फिर माध्यिका का फार्मूला क्या लगेगा, n बाई टूवा प्लस n बाई टू प्लस वनवा और बटे का दो। n की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 का 2 से भाग करोगे तो तीनवां आ जाएगा और इससे एक ज्यादा यहां रहता है यानी कि चारवां हो जाएगा और बटे का दो हो जाएगा। अच्छा तीनवां क्या है, 45 और चारवां क्या है, 48। 45 प्लस 48 हो जाएगा, 45 प्लस 48 हो जाएगा, यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और 93 को जब आप 2 से भाग करोगे तो ये मेरा आएगा 46.5। कितना आएगा, 46.5 आएगा। इतनी बात पहले आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक बार सभी बच्चे हाँ या ना में जवाब दे दें, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। तो मैंने आपको माध्य वाले सवाल भी करा दिए, मैंने आपको माध्यिका में सम और विषम दोनों करा दिया, ठीक है ना भाई, इतना समझ में आपको आ गया, ठीक है। चलिए अब एक बार मुझे बताइए कि चाहे आपसे समांतर माध्य पूछा जाएगा, चाहे आपसे माध्यिका में सम या विषम वाला पूछा जाएगा, आप बताओ कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे। और अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा बहुत भी डाउट है, अभी थोड़ा बहुत भी डाउट है, वो इन 4-5 सवालों को एक बार आप बिल्कुल फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना भैया जी। चलिए इतनी बात पहले बताओ समझ में आ गया, फिर हम आगे की तरफ बढ़े जी।
अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो एक दो बार आप इनको और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करते हुए किया था? बताइए, कोहलर की अगर हम बात करें, बताओ अब इसका आंसर। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो याद रखिएगा वन मानुस, और इस वन मानुस का जो नाम था वो नाम था सुल्तान। अगर आपसे कहा जाए कि कोहलर ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था तो उन्होंने किया था वन मानुस पर, और वन मानुस का नाम क्या था? सुल्तान। अच्छा, कोहलर ने सिद्धांत कौन सा दिया था? तो इनके जो सिद्धांत का नाम था वो था अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अगर कहा जाए कुत्ता पर प्रयोग किसने किया था तो कुत्ता पर प्रयोग किया था पावलाव ने। ठीक है, और अगर कहा जाए बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था तो बिल्ली पर प्रयोग किया था थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को? जी हाँ बिल्कुल। अगला, अब यहां पर एक अगला प्रश्न आया है कि किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? इसका आंसर दीजिए। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? सर एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या पूरा इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो डायरेक्ट आंसर आप खाली वहीं लिखेंगे अगर बहुविकल्पीय है, बाकी हर एक जगह पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको डेली सुबह 9 बजे आपको इसी प्रकार की मैराथन क्लास मिल सके। तो सभी बच्चे एक बार देख लें कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, और अगर ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, पेपर कैसे लिखे जाते हैं बता दें? ठीक है, बता देंगे चंदा जी। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे कि मैथ का पेपर कैसे सॉल्व करना है और अन्य सब्जेक्ट्स का पेपर कैसे सॉल्व करना है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो किसी भी परिस्थिति में ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, जो कि मैंने आज अभी अब थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था। ठीक है, तो किसी भी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान को किसी नई परिस्थिति में प्रयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। चलिए भाई स्टार्ट करें, आ जाइए। इतना बताइए, आपको समझ में आ गया भाई? कल कौन सी क्लास होगी मैं बताऊंगा भाई, अभी थोड़ी देर बाद ना उसका एक शेड्यूल लग जाएगा कल वाली क्लास का। संभवतः मैं आपको कुछ अच्छा पढ़ाऊं, विज्ञान पढ़ा दूं, क्या कहते हो? विज्ञान की मैराथन करवा दूं कल? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? एक बार बता देना जिस सब्जेक्ट की मैराथन तुमको चाहिए बता दे। देखो करवाऊंगा सारे सब्जेक्ट, बस एसएसटी की मैराथन अजय सर करवाएंगे और शिक्षण अधिगम की क्लास दीप सर करवाएंगे। बाकी के जो 6 सब्जेक्ट्स की मैराथन है वो मैं करवाऊंगा। शिक्षण अधिगम और एसएसटी को छोड़कर सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन मैं स्वयं कराऊंगा। तो जो आपको अच्छा लगेगा बता देना, जो सब्जेक्ट कराना मुझे सब है, और सब इसी 15-16 दिन के अंदर हम सारा मैराथन करवा देंगे। हर सब्जेक्ट की 2 मैराथन मैं करवाऊंगा, हर सब्जेक्ट की 2 मैराथन, जिससे हमको बर्डन भी ना लगे और अच्छे से हम लोग हर एक चीज को कवर भी कर ले जाएं। ठीक है ना भाई? जी हाँ, एमसीक्यू भी होगी, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे, लेकिन एमसीक्यू हम तब करेंगे जब एग्जाम का 2 दिन बचेगा। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट सारा निपटाएंगे, बाकी हर एक सब्जेक्ट का सुपर फास्ट एमसीक्यू। सुपर फास्ट एमसीक्यू का मतलब जानते हो? 50 मिनट में 200 क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, बस ये वाला कि सीधा पढ़ो एग्जाम में वही आए छाप के चले आओ। मतलब 2-2 मैराथन कराऊंगा मैं थ्योरी का और 1 मैराथन करवाऊंगा मैं एमसीक्यू का। परीक्षा वीर के स्टूडेंट बेटा, जिस दिन मैं पढ़ाता हूं फिर जान लगा देता हूं। ऐसा नहीं होता कि औपचारिकताएं कराई जा रही हैं, जबरदस्त पढ़ाऊंगा कि तुम्हें ना तो सीरीज खोलने का मौका दूंगा और ना तुम्हें कुछ भी करने का मौका दूंगा। खाली यही पढ़ो, सीधा प्रश्न यहीं से एग्जाम में। चलिए, बस काम क्या करना है कि काम आपको यह करना है कि खूब मन लगा के पढ़ना है। 9 बजे आपको मेरे साथ आ जाना है। 9 बजे अगर तुम नहीं आए भाई मेरे, फिर तुम जान लेना तुम पिट जाओगे। आगे अगला प्रश्न, बहुलक के लिए कौन सा संकेताक्षर प्रयोग होता है? बताइए।
हाँ, सीडीपी आज कंप्लीट हो जाएगी और सीडीपी का जो एमसीक्यू का पार्ट है वो एग्जाम से एक दिन पहले मैं करवाऊंगा, या हो सकता है बीच में ही हम करवा दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कल बाल विकास का पेपर है तो आज करवाऊंगा, जिससे वही क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आए, टक्कर के चले आओ। बाकी देखो मैराथन मैंने आज करा दिया है, आप सभी कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ लेना। ये आज मैराथन का दूसरा पार्ट है, अगर आपको इसका पहला पार्ट पढ़ना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उनको देख लीजिएगा, पहला पार्ट भी देख लीजिएगा जी। चलिए मुझे जल्दी बताइए। हाँ हाँ, परेशान मत हो, ठीक है, हो जाएगा आगे। अब बहुलक के लिए जो संकेताक्षर प्रयुक्त होता है वो है जेड, ठीक है। बहुलक के लिए जो हम, सर जी चाय पी लीजिए, हाँ यार ठंडी, तो चाय नहीं कॉफी। सर फर्स्ट सेमेस्टर का मैराथन मैथ, हाँ जल्दी करवा देंगे, 2-3 दिन में करवा देंगे, बस जल्दी करवा देंगे मैथ का मैराथन, परेशान मत हो। अगला अगला प्रश्न है, धारण का संबंध निम्न में से किससे है, बताइए। धारण का संबंध निम्न में से किससे है जी, धारण का संबंध निम्न में से किससे है। अरे यार बहुलक का क्वेश्चन इजी है, बहुलक में कुछ नहीं होता, जैसे मान लो आपको दिया गया 8 7 8 9 8 9 10 और कहा गया इसमें बहुलक बताओ, इसमें बहुलक बताओ, इसमें बहुलक बताओ, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, तो बहुलक क्या होता है भैया, जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी होगी वही हमारा बहुलक होगा। अब इसमें देखो कौन सी संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो आप कहोगे सर जी 8 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, वही मेरा आंसर। बहुलक का कौन सा सवाल में लगाऊं, समझ में आ गया बहुलक क्या होता है, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें आप बहुलक बताओ, तो ना कोई सूत्र लगाना है ना कोई फार्मूला, आपको जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिखेगी वही उसका आंसर जी। हो गया समझ में। ठीक है, धारण का संबंध निम्न में से किससे है। बिल्कुल, तो यहां पर जो बच्चे स्मृति बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, धारण का जो संबंध है वो किससे है, स्मृति से। अब ये एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है 2 नंबर में, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। अवधान और अभिरुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए जी। अवधान व अभिरुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए जी भाई। अवधान व अभिरुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। अच्छा देखो होता क्या है, ध्यान और अभिरुचि का मतलब, देखो अवधान का मतलब आप कर लो ध्यान, अभिरुचि का मतलब आप कर लो रुचि। देखो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू क्या होता है कि अगर आपका किसी भी चीज में रुचि है तो आप उस चीज पर ध्यान भी देंगे, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, मान लीजिए मुझे मोबाइल में गेम पबजी खेलना बहुत पसंद है, तो मैं कहीं भी बैठा रहूंगा, कोई भी काम करूंगा, लेकिन मेरा ध्यान उसी पर रहेगा कि चलो भाई जल्दी से काम खत्म कर लो, फिर हमको गेम खेलना है। यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो हमारा ध्यान भी उसी की तरफ जाएगा, मतलब अगर कहीं पर मेरा ध्यान है तो मतलब वहां पर मेरी रुचि है। तो यही होता है कि दोनों एक सिक्के के क्या हैं, पहलू हैं। अब मैं आपको करा रहा हूं इस दुनिया का सबसे बढ़िया आंसर, सुनना ध्यान से। ध्यान व अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए, सुनना। अवधान और अभिरुचि का संबंध घनिष्ठ है, जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है अवधान उसी में केंद्रित होता है। अवधान का मतलब ध्यान होता है, याद रखना। अवधान और अभिरुचि का घनिष्ठ संबंध है, जिन वस्तुओं से हमारी रुचि होती है अवधान उसी में केंद्रित होता है। अभिरुचि एक मानसिक संरचना है और अवधान एक मानसिक क्रिया है। इन दोनों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने निम्नांकित विचार प्रस्तुत किया है। अवधान अभिरुचि पर आधारित है और अभिरुचि अवधान पर आधारित है। तो अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। सर समांतर बता दीजिए, ये क्या सुमन जी, हम समझ नहीं पाए आपकी बात। अब ये समांतर क्या होता है बताइए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया आपको। तो अवधान और अभिरुचि का घनिष्ठ संबंध है, जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है, यहां पे मैं कर देना,
जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है अवधान उसी में केंद्रित होता है। अभिरुचि एक मानसिक संरचना है और अवधान एक मानसिक क्रिया है। इन दोनों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं। अवधान अभिरुचि पर आधारित है और अभिरुचि अवधान पर आधारित है। इसके साथ ही साथ एक सवाल और आ चुका है, समांतर माध्य को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। समांतर माध्य किसे कहते हैं, यह सवाल थोड़ा एग्जाम में आया है। समांतर माध्य किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो मैं आपको करा दे रहा हूं। अगर आपसे कोई कहे कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, तो आपको कहना है कि समांतर माध्य वह संख्या है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, बताओ। समांतर माध्य किसे कहते हैं, तो समांतर माध्य वह संख्या होती है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि समांतर माध्य बराबर होता है मदों का योग, या फिर आप आंकड़ों का योग कह सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बताओ लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, जल्दी बताइए। प्रगति जी काहे नहीं लिखोगे, एक बात हमको बताओ प्रगति जी, मतलब आप आज से ही प्लान बना के जाओगे, बताओ, कि हम ये परिभाषा नहीं लिखेंगे खाली सूत्र लिखेंगे। प्रगति जी एक बात हमको बता दो बस, बेटा ये सब जुगाड़ तब वहां पे लगाते हैं एग्जाम में जब हम कहेंगे अरे यार परिभाषा तो नहीं याद आ रही है, लाओ सूत्र में लिख दें। अब आप आज से ही ये प्लान बना लिए हो कि अगर हम परिभाषा ना लिखे ये लिख दे। अब एक बात बताओ बेटा, अब जैसे तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जी के पास, और डॉक्टर जी ने आपको दो तरीके का दवाई दिया। एक कहा कि भैया मेरे ये दो टेबलेट है, इसको खा लेना, और ये जो है आपका सिरप है इसको पी लेना। अब तुम डॉक्टर से वही कहो कि अच्छा गुरुजी ये बताओ, डॉक्टर साहब ये बताओ, अगर मान लो हम अभी रास्ते में जाए हमारी दवाई ये वाली गिर जाए, तो क्या हम खाली सिरप पी लेंगे तो अच्छा हो जाएंगे? यार ये कोई बात होती है, ये बात बताओ। अगर मुझे एक ही चीज लिखवानी होती तो हम ये दोनों काहे लिखवाते आपको? ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया ना भाई। अब डॉक्टर साहब ने तुमको एक पीने वाली दवा दिया, एक खाने वाली दवा दिया। अब आप डॉक्टर से कहा ए डॉक्टर साहब हम अगर घर जाए हमसे खाने वाली दवा रास्ते में गिर जाए तो क्या पीने वाली पी सकते? क्या लॉजिक है यार तुम लोगों का। ठीक है चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला, वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। यह सवाल भी 2 नंबर में आया है, कई बार आया है कि वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। चलिए आगे बढ़े। ठीक है देखिए, वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम का नियम क्या होता है? जब कभी भी वंशानुक्रम की बात किया जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सबसे पहले आता है। ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिकी के जनक और संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच मटर के पौधे पर कई प्रयोग किए। देखो अगर कभी भी बात किया जाए कि वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिकी का जो जनक कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इन्होंने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था, यह बात भी याद रखना। उन्होंने प्रयोग के परिणामों का अध्ययन किया और कई अवलोकन निकाले। इस प्रकार वंशानुक्रम के नियम अस्तित्व में आए। और वंशानुक्रम का नियम कौन कौन से हैं? समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। ये 3 नियम जो है निकलकर वहां से आए। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिकी के जनक और संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1856 से 63 के बीच मटर के पौधे पर क्या किया? कई प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोगों के परिणामों का अध्ययन किया और कई अवलोकन निकाले। इस प्रकार वंशानुक्रम के नियम जो है अस्तित्व में आए। और वंशानुक्रम के 3 नियम इन्होंने दिए, समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। सोनम जी इसमें सब मिक्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर सब मिक्स हैं। नेक्स्ट, ये एक प्रश्न का आंसर बताइए। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसमें बेटा 1 नंबर और 2 नंबर वाले मिक्स हैं। तो अगर जो 1 नंबर वाला है वो छोटा आंसर है, जो 2 नंबर वाले हैं वो थोड़े बड़े आंसर हैं। बस इसमें दोनों प्रकार के आंसर इंक्लूडेड हैं। चलिए आगे बढ़ें। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसे कहा जाता है। याद रखना इस चीज को। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। जी भैया बताइए, आ गया भैया समझ में? चलिए एक बार मुझे जल्दी बताइए जी।
प्रत्यागमन का मतलब क्या होता है प्रांजल दुबे जी? प्रत्यागमन का मतलब यह होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम में यह बताया, प्रत्यागमन का मतलब होता है कि जो संतानें होती हैं उनको सारा गुण और सारी विशेषताएं अपने माता पिता से पूरी तरीके से नहीं मिलती हैं। प्रत्यागमन का नियम यह होता है कि कोई भी संतान है तो उसे अपने माता पिता के सारे गुण विरासत में नहीं मिलते हैं, केवल कुछ ही मिलते हैं। इसे ही प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? बताइए जी मेरे भैया, चलिए जल्दी बताइए जी। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है तर्क। क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल। अच्छा यार, जिस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो यार, मुझे तो लग रहा है आप लोग वाकई में बहुत अच्छी पढ़ाई की हो। वाकई में, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा मैं, वाकई में आप लोगों की जो पढ़ाई है, मैं देख पा रहा हूं कि मैं कोई भी लेकर के आ रहा हूं क्वेश्चन एमसीक्यू का, आप लोग उसका सही आंसर दे ले जा रहे हो। और इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको बाल विकास में 45 से ज्यादा नंबर अगर आपको लाने हैं तो आपको दोनों मैराथन आपको देखनी है। कितनी मैराथन? दोनों मैराथन देखिए, दोनों मैराथन आप देखिए, दोनों मैराथन और प्लस 5 ईयर का PYQ आपको देखना है। इतना काम आपको करना है, आपके 45 से ज्यादा नंबर आपके 50 में आ जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, अगर वो उन्होंने भी इन सब चीजों को आराम से फॉलो कर लिया, इतना नंबर आपका वहां पे एग्जाम में आ जाएगा। अब कहोगे सर दोनों मैराथन का मतलब क्या हुआ? हम तो एक ही देख रहे हैं। कल भी एक मैराथन हुई थी जिसकी लिंक मैं अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैराथन प्लेलिस्ट के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर के कल वाली भी मैराथन आप अच्छे से देख लीजिएगा। यह रहा आज का लास्ट सवाल, और इसी के साथ आपका बाल विकास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? अच्छा, परोक्ष वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो मेरे सामने ना हो। परोक्ष वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो मेरे पास ना हो, उन्हें हम परोक्ष वस्तुएं कहते हैं। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? जैसे मान लो कि कोई हमारे पास नहीं है, जैसे मान लो कि मेरी बाइक कोई मांग के ले गया है कि भैया हमको अपनी बाइक दे दो, हमको जो है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। हमने कहा ले जाओ भाई, अच्छे काम में हम आपकी मदद करेंगे। वो बाइक लेकर के चले गए। अब आधा एक घंटा बाद हमारे ख्याल में आया कि अगर ये मिलने गए हैं गर्लफ्रेंड से और उसके मम्मी पापा या भैया ने अगर देख लिया तो यार उसको तो तोड़ेंगे, वो तो चलो ठीक है, लेकिन हमारा गड़िया ना टूट जाए। तो अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है, मतलब गाड़ी हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम फिर भी अगर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? हम कल्पना कर रहे हैं। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में जो चिंतन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। पहले मेरे भैया यहां तक बताओ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी, इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? जी, पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर आपकी जो बात, अच्छा एक बात बताओ यार, मजा आया कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना यार, आपको आज की क्लास में सच सच बताना, झूठी मुट्ठी मत बताना। क्या आपको आज की क्लास में मजा आया कि नहीं मजा आया? हमने बाल विकास की 2 क्लास करा दिया, कल वाला भी और आज वाला अगर आप टाइम को इंक्लूड करते हो तो तकरीबन 4.5 से 5 घंटे हम लोगों ने क्लास की